हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग सेट्स का एक पार्ट करेंगे, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, यूनियन क्या होता है? ए यूनियन बी, यहाँ पर यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इंग्लिश के सेंस में अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये होता है ए और बी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे और का मतलब चॉइस है, ठीक है, कि या तो ए हो या फिर बी हो। आई एम ओके विद इट, दोनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें तब कैसे करना है? तब हमें क्या करना है कि हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में भी प्रेजेंट हो और बी में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। या तो ए में प्रेजेंट हो या बी में प्रेजेंट हो, वो सारे एलिमेंट्स लिख दो, ठीक है। इंटरसेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है? इन्वर्टेड यू से, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है मैथ इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है ए एंड बी। अब यहाँ पर एंड है ना, कंडीशन अप्लाई करता है, तो मैं इस चीज को मेंशन कर देता हूँ कि और जो है ये चॉइस को बताता है कि चॉइस है, या तो ए ले लो या ए बी ले लो, मतलब दोनों में से कोई भी इज ओके, ठीक है। ए से आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बी से आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब लेने दोनों ही होते हैं, ए और बी के। और यहाँ पर ये बताती है कि चॉइस है, ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड कंडीशन अप्लाई करता है, मीन्स ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए और बी दोनों में हो, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे ना ए और बी के, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सिर्फ वो ही लिखे जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। चलो, फिर एक आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको भी ना हम डिटेल में देखेंगे, इंटरसेक्शन और यूनियन को ना एक एग्जांपल से भी अब देखते हैं। पहले एक बार ये देख लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है? पहले तो रिप्रेजेंट कैसे होता है? माइनस से, ठीक है। डिफरेंस है तो सिंपल नोटेशन है। अब करना क्या है मीनिंग वाइज? हमें बी के एलिमेंट्स रिमूव करने हैं ए से, ठीक है। रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर प्रेजेंट इन ए, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए सेट मान लो है 1 2 3 4, ठीक है। और बी सेट है 4 5 6 7, या 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और हमें निकालना है ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे? ए में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो बी में, सॉरी, हाँ, रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर प्रेजेंट इन ए। बी के वो एलिमेंट्स हटाने ए में से जो प्रेजेंट है यहाँ पे। तो देखो थ्री, यहाँ पर अगर हम देखें तो बी का खाली 3 4 ही तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सिर्फ वही एलिमेंट हटाने जो बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट हैं, बाकियों को कुछ नहीं करना, इनको इग्नोर करो 5 6 7 8 को। तो अगर मैं ये एलिमेंट्स हटा दूंगा, 3 4 हटा दूंगा क्योंकि ये बी में प्रेजेंट है, तो मेरे को क्या मिलेगा? सिर्फ 1 2, ठीक है। अच्छा, मान लो कि ए जो है 1 2 3 4 ही है, ठीक है। और बी जो है अब की बार 5 6 7 8 है, ठीक है। तो अगर अब की बार हम a माइनस बी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? तो अब की बार तुम देखोगे कि रिमूव द एलिमेंट्स ऑफ b फ्रॉम a ना, तो b के तो कोई भी एलिमेंट नहीं है जो a में प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, नो कॉमन एलिमेंट विद a के साथ कोई भी कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो जब कोई है ही नहीं तो रिमूव क्या करोगे? तो यानी इस सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है, 1 2 3 4 सेम ही रहेगा, ठीक है। तो खाली वो एलिमेंट रिमूव करने होते हैं जो बी में प्रेजेंट हो, ए में से हटाने हैं वो, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज पढ़ी कि कॉमन एलिमेंट को ही ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि ए माइनस बी जो है वो कैसे मिलता है? ए में से एक तरह से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, इसका मीनिंग ये भी है, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो, वो वही बात है, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इस 5 6 7 8 से फर्क पड़ नहीं रहा, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। बॉक्स बना देते हैं फॉर्मूला। कई बार क्या होता है ना, इसकी जरूरत ऐसे कहीं फॉर्मूले की तरह या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में फर्दर कहीं पड़ सकती है, तो इसलिए एक फॉर्मूला टाइप बना दिया, जब वहां पे लिखूं तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे लिख दिया था, यहां से देख के समझ में भी आ रहा है, ठीक। चलो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं आराम से। वही ए बी सी डी 4 सेट दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है।
निकालना शुरू करते हैं। ए यूनियन बी मतलब क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ ए और बी दोनों लिखने हैं, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए तो 1 2 3 4, और एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी वो भी लिख दो। तो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिर्फ 5 6 और लिख देंगे, क्योंकि 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं। सेट्स में कोई भी चीज रिपीट नहीं होती, ठीक है। तो और के लिए क्या करना है, या यूनियन के लिए क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ ए लिख दो, फिर एलिमेंट्स ऑफ बी लिख दो जो भी प्रेजेंट है, बस। कॉमन एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखते हैं, वो सेट की बेसिक डेफिनेशन में आता है। ऐसे ही मान लो सी यूनियन डी निकालना है, तो सी और डी के लिख लेंगे, तो पहले सी के एलिमेंट्स लिख लो सारे, 5 6 7 8 सारे लिख लिए। अच्छा 7 8 यहाँ पे आ चुका है डी के अंदर, तो इसे वापस लिखने की जरूरत नहीं है। अब डी के एलिमेंट्स लिख दो, 7 8 लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ 9 10, ये यूनियन हो गया, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स लिख दिए, ए के लिख दिए, बी के लिख दिए, सी यूनियन डी में सी के लिख दिए, फिर डी के लिख दिया, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या है, ए और बी सेट के अंदर 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ भी है, यही कॉमन एलिमेंट है, वही इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। सॉरी, तो 3 4 ही क्या है तुम्हारा, इंटरसेक्शन है। अच्छा अगर ए का डी के साथ इंटरसेक्शन देखें तो इसमें है 1 2 3 4, इसमें है 7 8 9 10, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी मैं सेट के अंदर कुछ भी नहीं लिख पाऊंगा। अब इस चीज को हम क्या कहते थे, एम्प्टी सेट या 5, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्टिंगली ना यही डेफिनेशन है तुम्हारी डिसजॉइंट सेट्स की, ठीक है। कि अगर मान लो दो किसी भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर 5 आ जाए, तो हम बोल देंगे कि वो दोनों सेट्स क्या है, डिसजॉइंट है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ए एंड डी आर डिसजॉइंट सेट। जब डिसजॉइंट वर्ड मेंशन कर दिया तो उसका मीनिंग क्या है, क्या इंप्लाई करता है ये, कि ए इंटरसेक्शन डी क्या है, 5 है, ठीक है। चलो फिर है तुम्हारे को करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसे करने के लिए कुछ नहीं है, ब्रैकेट्स को फॉलो करो, पहले ए यूनियन बी करो, एक सेट मिलेगा, उसको इंटरसेक्शन कर दो सी के साथ। अच्छा ए यूनियन बी ना वापस करने की जरूरत नहीं है, हमने ऊपर निकाल रखा है, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका इंटरसेक्शन करना है मुझे सी के साथ, सी को वापस लिख लेते हैं 5 6 7 8, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता था, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, क्या क्या कॉमन है इन दोनों सेट में, 5 6 दिख रहा है मुझे, बस, और तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 है इसमें, यहाँ तो नहीं है, 7 8 है यहाँ नहीं है, तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिख लिया, क्या लिखिए 5 6, ठीक है। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी भी कर सकते हैं, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, अच्छा ये हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, 3 4 है, और इसका यूनियन करना है हमें 5 6 7 8 के साथ। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, अगेन अगर इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अच्छा यूनियन करना है ना इसका, तो एक सेकंड, यूनियन करना था, तो यूनियन करने के लिए क्या लिखो, पहले पहला वाला सेट लिख दो 3 4, फिर बाद में दूसरे वाला सेट लिख देना 5 6 7 8, ठीक है। तो सिंबल थोड़े ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन यूनियन के, ठीक है। डिसजॉइंट सेट की बात हो चुकी, ठीक है। ये डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की, कि अगर ए और बी टू डिसजॉइंट सेट है तो हम बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ये कंडीशन है किसी भी दो सेट्स को डिसजॉइंट होने की, ठीक है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है। काम करते हैं पहले ना, प्रॉपर्टी से पहले ना इस चीज को थोड़ा सा ना डायग्राम से भी समझ लेते हैं, क्योंकि ना फिर जब वेन डायग्राम आएगा तब भी थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। एटलीस्ट यूनियन और इंटरसेक्शन तो समझ ही ले, इसी एग्जाम्पल को ले लेता हूँ मैं जो हमने किया है ना। चल चित्र बनाएंगे, चित्र, अच्छा 3 के लिए बना लेते हैं बस, ए बी सी, उतने से पहले ए बी के लिए बना लेते हैं।
देखो मान लो ये सेट ए था, ठीक है, ये सेट ए को, पहला सर्कल ए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सर्कल सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो सेट ए में क्या एलिमेंट्स थे, 1 2, ठीक है, 3 4। अब मैं बताऊंगा ये यहाँ पे क्यों लिखा है मैंने अभी बाद में। फिर सेट बी में क्या एलिमेंट्स थे, 3 4 5 6। अब ये जो बीच में कॉमन रीजन है, पत्ते जैसा तो दिख रहा है, ठीक है, ये वो रीजन है जो ए और बी सेट के अंदर, दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये रीजन कॉमन एलिमेंट में आ रहा है, इसमें इसमें कॉमन एलिमेंट आ रहा है ना 3 4, तो यानी ये रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो ध्यान रखना कि जब दो मतलब जैसे अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम कहते हैं, मैंने ये पहला सर्कल बनाया सेट ए के लिए, दूसरा बनाया सेट बी के लिए, और बीच में 3 4 आए, क्यों, क्योंकि वो दोनों के अंदर कॉमन है, और वो रीजन क्या रिप्रेजेंट होता है, ए इंटरसेक्शन बी से। ये दोनों के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए की भी कंडीशन को और बी की कंडीशन को। जो एलिमेंट्स है वो ए सेट में भी प्रेजेंट है और बी सेट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, ये पूरा ही कॉपी कर लेंगे, पूरा कर सकते हैं, काम आसान करते हैं, कॉपी पेस्ट। चलो फिर से अगर ध्यान से देखें कि सारे मिट गया, चलो ठीक है, इतना बहुत है। 3 4 भाई सेट, ये सेट ए था, ये सेट बी था। अब ये तो पता चल गया कि बीच में जो कॉमन रीजन होता है इनका ओवरलैपिंग रीजन है, यानी वहां पे वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों में कॉमन है, यानी वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनियन क्या है, देखो हमारा ए यूनियन बी क्या आया था, 1 2 3 4 5 6। अब ये कौन सा रीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा रीजन हो गया जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये सारा रीजन हो गया। तो यूनियन कैसा होता है, दोनों सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, हमें यही करना था ना, एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए एंड ए और बी, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ए के और बी के सब लिख दो, तो सब लिख दिए इसमें। तो सारा रीजन जो है, ये ब्लू रीजन पूरा, ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो तुमने ए यूनियन भी निकाला था ना, कितना था, 1 2 3 4 5 6 सारे आ रहे हैं। इससे थोड़ी थोड़ी ना आगे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो वहां पे इसे ना एक्सेप्ट करना थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि अब तुम्हें दिख रहा है कि ए सेट के अंदर 1 2 3 4, बी सेट के अंदर 3 4 कॉमन है, इसलिए बीच में है उन दोनों के लिए। यूनियन में सारा रीजन आ जाएगा दोनों सर्कल के अंदर वाला, ये बाहर वाला रीजन क्या है वो और आगे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। चल अभी दो के लिए इतना बहुत है, मुझे लगा रिलेट करना जरूरी है इसलिए करा दिया पहले। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमें देखेंगे दो चीज़ों की प्रॉपर्टी, एक तो है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन इस पे भी अगर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बन गया तो बन गया, वरना मोस्टली क्वेश्चन तो लॉजिकल सेंस में ही बनेंगे, ठीक है। पहले तो चीज़ क्या है कि कम्यूटेटिव नेचर है, ए यूनियन बी करो, बी यूनियन ए करो, सेम रहता है, चाहे वो यूनियन हो चाहे वो इंटरसेक्शन हो, तो दोनों को ना अलग याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कम्यूटेटिव लॉ है, कम्यूटेटिव मतलब ए बी बी ए की बात होती है, कम्यूटेटिव में हमेशा यही होता है, ठीक है। सेम चीज़ एसोसिएटिव लॉ भी है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। एसोसिएटिव क्या होता है, चाहे तुम ए यूनियन बी करके फिर उसका यूनियन सी के साथ करो, या फिर पहले बी यूनियन सी कर लो और उसका यूनियन ए के साथ करो, एक ही बात है, ठीक है। सेम चीज यहां भी, ए इंटरसेक्शन बी करके फिर उसका इंटरसेक्शन सी के साथ करें, या फिर पहले बी इंटरसेक्शन सी करके उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करें, सेम बात है, ठीक है। तो ये पहली दो प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें बस डायरेक्ट याद रखना कम्यूटेटिव मतलब ए बी, और एसोसिएटिव ए बी सी होता है, तो उसमें ऑर्डर होता है, पहले ए बी लो या पहले बी सी लो, डजंट मेक अ डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर इसका देखो ए यूनियन फाई, ठीक है, ये आइडेंटिटी लॉ है एक तरह से,
ठीक है। ए यूनियन फाई क्या होता है, ए ही होता है। फाई को तुम जीरो की तरह समझो, ठीक है, और यूनियन मतलब एक तरह से उसको वहां पर प्लस की तरह ट्रीट कर सकते हो तुम ऐसे, ठीक है, पर सिर्फ इंटरप्रिटेशन के लिए बता रहा हूँ मैं ऐसा ना। तो अगर तुम किसी चीज में जीरो ऐड करोगे तो सेम ही रहेगा ना, कुछ ऐसा रिलेट कर सकते हो इफ यू वांट टू रिलेट इट, ठीक है, कि यूनियन जो है वैसे भी ना, और जो है वो प्लस कंडीशन से रिप्रेजेंट होता है। ये कहाँ पर आता है ये वाली चीज, ए और बी, ये फिजिक्स में आती है, वहां पे जब गेट्स बूलियन अलजेब्रा में आई मीन ये चलता है, तो वहां भी कुछ कुछ उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने पे जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है, ठीक है। तो ए यूनियन फाई ए ही रहेगा, मतलब यूनियन लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरसेक्शन लेने में क्या हो जाएगा, जीरो मतलब फाई मतलब जीरो हो गया, जीरो का इंटरसेक्शन किसी के साथ भी लोगे जीरो ही रहेगा, फाई रहेगा मतलब, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बार हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन ना बना दे, कुछ चार प्रॉपर्टी दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सी सही कौन सी गलत है, ठीक है। फिर ए यूनियन ए ही होता है, ए इंटरसेक्शन ए भी ए ही होता है, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट है 1 2 3 4, एक सेट है ए, एक सेट एक और मान लो उसको बी कह देते हैं फॉर द टाइम बिंग, 1 2 3 4। अब है तो दोनों के दोनों सेम ही, अगर मैं तुम्हें इन दोनों का यूनियन करने के लिए बोलूं तो क्या होगा, 1 2 3 4 ही लिखोगे, यानी वो ए सेट ही आ जाएगा। और अगर इनका इंटरसेक्शन करने के लिए बोलूं तो कॉमन एलिमेंट दोनों में 1 2 3 4 है, तो भी ए आ गया। तो अगर दोनों सेट सेम है बेसिकली, तो मैं ये बोल सकता हूं कि उनका यूनियन और उनका इंटरसेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। इसे हम आइडोपेटेंट लॉ कहते हैं, ठीक है, याद रखना। लास्ट यूनिवर्सल सेट्स के साथ जो लेना है हमें वो क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हो ए का, यूनिवर्सल सेट एक तरह से इन्फिनिटी की तरह हो गया, ठीक है, तो उसके अंदर तो सब कुछ प्रेजेंट है, तो ए भी कहीं ना कहीं उसी के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर उसका ही साथ उसका यूनियन लोगे ए के साथ यूनिवर्सल सेट का, तो यूनियन ही यूनिवर्सल सेट ही आएगा, ठीक है। जो हम बॉक्स बनाते हैं ना, ये जो मैंने बोला था कि अंदर ए बनाया हमने, तो ये बॉक्स यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ए, सॉरी ये ए को, ठीक है। तो डेफिनेटली ए कहीं ना कहीं इसके अंदर ही है, जब यूनिवर्सल सेट लिख दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली ए आ ही जाएगा, सेंस ही है, ठीक है। अच्छा, इंटरसेक्शन अगर लोगे, मान लो मैं बोलूँ कि यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन लो, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है, यही वाला रीजन है, तो वो कौन सा है, खुद ए ही है। तो यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन लोगे ए के साथ तो ए सेट ही आएगा, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करो यूनियन, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करो। इसको अगर थोड़ा रिलेट करना है ना, तो वो बचपन वाली प्रॉपर्टी से ही रिलेट कर लेना, ए मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी। अब मैंने तुम्हें बोला था ना, इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई की तरह थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो रिलेट करने के लिए, और यूनियन को प्लस की तरह, तो देखो बिल्कुल वर्क करेगा। ये क्या हो जाता है, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये बचपन वाली प्रॉपर्टी है हमारी, सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है, बाद में देखेंगे, ठीक। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एक यूनिवर्सल सेट लो, उसमें से ए को माइनस कर दो, जो मिल गया ना वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश से रिप्रेजेंट होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, इसका मीनिंग होता है नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि ए इस सर्कल के अंदर है, तो नहीं होना चाहिए मतलब इस सर्कल से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो सर्कल से बाहर आओगे तो कौन सा रीजन है, ये सारा जो ब्लू से हाईलाइटेड है ना, ये सारा नॉट ए है, ठीक है। ए सर्कल के अंदर हो गया, नॉट ए सर्कल के बाहर हो गया, लेकिन यूनिवर्सल सेट के तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला रीजन कौन सा है, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए वाला सेट हटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है, ए सेट ये डिफाइन करना है, तुम्हें नॉट ए बताना है,
तो नॉट ए तुम डेफिनेशन से भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन के पॉइंट से भी लिख सकते हो। नॉट ए मतलब ये एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो हटा दो, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो, 9 हटा दो, मतलब इवन नंबर ऑड नंबर हटा दो, इवन इवन लिखने हैं। तो 2 4 6 8 10। तो एक तरह से क्या किया हमने, यूनिवर्सल सेट में से ए सेट सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। पहले तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश, मतलब इन दोनों का यूनियन, यूनियन मतलब एलिमेंट्स ऑफ ए और एलिमेंट्स ऑफ ए डैश, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये बॉक्स नहीं बन जाएगा यूनिवर्सल सेट का ही, जो एलिमेंट्स यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है यार, ये इसको रीजन 1 बोल दो, एक काम करो इसको रीजन 1 बोलो, ब्लू वाला रीजन 2 है। तो 1 और 2 अगर रीजन हम ऐड कर दें तो ये रेक्टेंगल ही मिल जाएगा, और ये रेक्टेंगल ही तो यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी, ए यूनियन ए डैश इज यूनिवर्सल सेट। अच्छा, ए सर्कल के अंदर है, बी सर्कल के बाहर है। ठीक है, सॉरी ए डैश सर्कल के बाहर है। अगर इन दोनों में कॉमन एलिमेंट की बात करें, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सर्कल के अंदर है, ये सर्कल के बाहर है। तो जब कुछ नहीं कॉमन है तो यानी इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, एज इट इज लर्न करना है। इसके अंदर ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी, तो सिंपल बस ये ध्यान रखना कि अगर मान लो ए यूनियन बी का डैश करना है, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट करना है बेसिकली, तो क्या करोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा, मतलब यूनियन को क्या कर दो, इंटरसेक्शन बना दो। सेम चीज यहां पे उल्टा भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो इंटरसेक्शन को क्या बना दो, यूनियन बना दो। अगर तुम्हें ये डैश डिस्ट्रीब्यूट करना है ए और बी के अबाउंग, तो ये बीच में साइन बदलना पड़ेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को यूनियन बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, अच्छा देखो ए डैश का डैश जो होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। जैसे मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश, फिर इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट बोलूं तो मतलब इस रीजन से बाहर आओ, तो इस रीजन से बाहर, यूनिवर्सल सेट के तो बाहर जा नहीं सकते, तो इससे बाहर मतलब इस ब्लू रीजन से बाहर सर्कल के वापस अंदर ही आ जाओगे, तो यानी ओरिजिनल सेट ए पे लैंड कर गए। ठीक है, लास्ट 5 डैश, 5 मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, अगर नॉट ऑफ 5 करोगे तो क्या हो जाएगा, सब कुछ ले लो, यानी 5 मतलब कुछ मत लो, 5 और उसका नॉट करेंगे मतलब उसका ऑपोजिट कर लो, यानी सब कुछ ले लो, सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट होता है सब कुछ, सारा सेट, सारे यूनिवर्स का सेट हो गया तुम्हारा। ठीक है, अगर उसका नॉट करोगे मतलब सब कुछ नहीं लेना, अगर सब कुछ ही नहीं लेना तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो दैट्स 5। ठीक है, अच्छा ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होगी। लास्ट, ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक, वेन डायग्राम। अब थोड़ा सा मैंने पहले ही बता दिया था यूनियन और इंटरसेक्शन का। ठीक है, वही चीज़ है कि पहला सर्कल ए है, दूसरा बी है, यूनियन इन दोनों सर्कल्स के अंदर का कंप्लीट रीजन होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ कॉमन रीजन, इन दोनों का ओवरलैपिंग रीजन हो गया, वो इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, अगर ध्यान से इस रीजन्स को देखें तो मैं मान लेता हूँ ये रीजन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 4 मतलब इन, ऐसा समझना कि इस यूनियन के बाहर का जो रीजन है वो 4th रीजन है। ठीक है, बेसिकली ये 4 है, तो ये मत सोचना कि ये यूनिवर्सल वाला 4 है, इन सर्कल के बाहर जो रीजन है वो 4 है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि सिर्फ फर्स्ट रीजन क्या एक्सप्लेन करता है, इसके ना मीनिंग समझना थोड़ी ज़रूरी है हमें। तो देखो फर्स्ट रीजन वो है जो, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट रीजन के अंदर, ओनली ए वाले एलिमेंट होंगे। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, जैसे ए मान लो वो लोग हैं जो टी पीते हैं, बी वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। अब ऐसे कुछ लोग होंगे जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते होंगे, तो जब मैं पूछूंगा किसी क्लास में, मान लो कि कौन 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 लोग हैं जो टी पीते हैं, तो उसमें वो लोग भी तो हाथ खड़ा करेंगे जो कॉफ़ी भी पीते हैं साथ साथ, टी तो पीते पीते हैं पर कॉफ़ी भी पीते हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि ओनली टी वाले कौन होंगे, तो वो सिर्फ वो लोग होंगे जो सिर्फ टी पीते हैं। ठीक है, तो वो ओनली ए को रिप्रेजेंट करेंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसमें यानी कि सिर्फ कौन से लोग होंगे जो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ ए वाली, बी की नहीं। ठीक है, जो टी पीते हैं, कॉफी नहीं, एक तरह से। ठीक है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बट नॉट बी।
ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है सिंबॉलिकली, ए इंटरसेक्शन ए होना चाहिए एंड बी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नॉट को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वहां से होगा। सेकंड देखो, सेकंड होता है ओनली बी, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड है, पहले थर्ड को लिख लेते हैं। थर्ड इज ओनली बी, एक तरह से सेम ही है, बस ए की जगह बी आ गया। ये वो लोग हैं एक तरह से जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, यानी कि अब की बार उल्टा कर दो, बी बट नॉट ए, तो बी बट नॉट ए, बी का इंटरसेक्शन ए डैश के साथ। ठीक, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। अब सेकंड रीजन देख लेते हैं। सेकंड रीजन तो हमें पता है ए एंड बी को रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन एंड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इसमें वो चीजें होंगी जो कंडीशन है ए और बी दोनों में प्रेजेंट होंगी साइमल्टेनियसली, कॉमन एलिमेंट्स एक तरह से। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की नहीं है, सिंबॉलिकली ए इंटरसेक्शन बी होता है, हमें पता ही है ये बात। अच्छा, अगर हम 1 2 3 तीनों रीजन को इकट्ठा कंसीडर करते हैं, तो ये वाला रीजन है वो 1 2 3, तो ये अंदर वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए यूनियन बी। ठीक है, या फिर अगर लैंग्वेज वाइज ए और बी, या कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है आइदर ए और बी। ठीक है, या फिर एटलीस्ट, चलिए क्वेश्चन में आएगा जब देख लेंगे ऐसे, एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, ऐसे होता है शायद। ए और बी हो गया, ये इसको ए यूनियन बी। ठीक है, कई क्योंकि लैंग्वेज में जरूरत पड़ेगी इन मीनिंग्स की, इसलिए बता रहा हूँ। फोर्थ रीजन क्या है, फोर्थ रीजन यहां से समझोगे तो ज्यादा क्लैरिफाई रहेगा। ए यूनियन बी के बाहर वाला रीजन है, मतलब नॉट ऑफ ए यूनियन बी है। ठीक है, तो फोर्थ रीजन है ए यूनियन बी का डैश। ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक तरह से, ये ए यूनियन बी का डैश है, मतलब नॉट ऑफ ए एंड बी, ए और बी एक तरह से। या लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा ये, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन मांगता है कि नाइदर ए नॉर बी, मतलब वो ए यूनियन बी का डैश बता रहा है, ना ही वो ए में है ना ही वो बी में है, वो उन दोनों से ही बाहर। ठीक, चल अब एक फॉर्मूला जिससे बेस तुम्हारे इजीली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो क्या है, ए यूनियन बी इज ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, कह रहा है दो सेट्स हैं एक्स और वाई, एक्स यूनियन वाई 50 है, एक्स में 28 एलिमेंट्स है, वाई में 32 है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, तो सीधा सीधा दे रखा है, सब कुछ फॉर्मूले में डाल दो। एक्स यूनियन वाई इज एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, इसमें कितने हैं 50, एक्स में कितने हैं 28, वाई में कितने हैं 32 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, सॉल्व कर लो। 50 इज इक्वल टू कितना हो गया 60 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना आ गया 10। ठीक है, 10 एलिमेंट्स है, ए इंटरसेक्शन बी है, ऐसी कंडीशन है। चलो अब वो क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा साइंस बनाएगा प्रैक्टिकली। ठीक है, क्या एक स्कूल में क्या कह रहे हैं 20 टीचर्स हैं जो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा सकते हैं। देखो और आ गया, जब ये और बोल दिया अब यहाँ पे हेल्प करेगा तुम्हें क्वेश्चन में, और मतलब यूनियन बोल रहा है। ठीक है, तो मैथ्स यूनियन फिजिक्स के जो टीचर्स हैं वो 20 है। ठीक है, अच्छा ऑफ दीज 12 टीच मैथ्स। ठीक है, यानी कि मैथ्स मैथ्स के कितने हैं 12, 4 टीच फिजिक्स, फिजिक्स फिजिक्स के कितने हैं 4, सॉरी 4 टीच फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, यहां पर एंड आया,
एंड का क्या मतलब बताया था, इंटरसेक्शन, यानी कि फिजिक्स एंड मैथ्स मतलब पीछे एंड इंटरसेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स एंड मैथ्स मतलब पी इंटरसेक्शन एम, कितना 4। और पूछा गया हाउ मेनी टीच फिजिक्स, पी नहीं पता, पी पूछ रहा है तो निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगा लो, एम यूनियन पी इज इक्वल टू एम प्लस पी माइनस एम इंटरसेक्शन पी। तो यूनियन दे रखा है 20, मैथ्स में है 12 प्लस फिजिक्स के हमें नहीं पता, माइनस इंटरसेक्शन में है 4, बस डन। तो 20 और ये 12 माइनस 4 8, कितना आ गया 12 भी आ गया ये भी। तो फिजिक्स के भी 12 भी टीचर है जो फिजिक्स पढ़ा सकता है, ठीक। अच्छा अभी तक सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा हाउ मेनी टीच फिजिक्स, अब अगर क्वेश्चन ये पूछ ले हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, तो फिर ये क्वेश्चन नया हो जाएगा, ठीक है। चलो बात डिस्कस हो गया तो उसको कर ही लेते हैं, ठीक है। अगर एक पार्ट ऐड करते हैं हम एडिशनली, हाउ मेनी टीचर्स टीच ओनली फिजिक्स, अगर ये पूछ लेता फिर फिजिक्स तो तुमने निकाल लिया, तो अब ओनली फिजिक्स वाला का हमने क्या देखा था, ओनली पी वाले का यहाँ पर था ना, ए इंटरसेक्शन बी डैश एक तरह से, ठीक है। यानी कि इसको ना एक काम करता हूँ, एक फॉर्मूला और बना देता हूँ इसमें, निकलेगा कैसे, ये इससे ऐसे निकलेगा ए माइनस ए इंटरसेक्शन, ठीक है। या फिर और ये कैसे हो जाएगा, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है, ठीक है। मतलब ए में से ये सेकंड रीजन हटा दो, ए पूरा सर्कल है ना, उसमें से सेकंड रीजन हटा दो तो फर्स्ट रीजन मिल जाएगा। तो ये आइडिया यूज किया है मैंने, फर्स्ट रीजन निकालना है तो पूरे ए के सर्कल में से सेकंड रीजन हटा दो, सेकंड रीजन है क्या, इंटरसेक्शन ही है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल किया मैंने, तो ओनली फिजिक्स निकालना है, तो फिजिक्स में से फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स के टीचर जो है वो माइनस कर दो, तो 12 माइनस कितने थे इंटरसेक्शन वाले 4, तो यानी 8 टीचर हैं जो ओनली फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। ये तो है फॉर्मूले से, अब थोड़ा ना इसको सेंसिबली डायग्राम से कर लेते हैं। तो ना डायग्राम में ना क्या है ना, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्मूला सेंस में, तुम्हें बस सिचुएशन देखनी है, उसके हिसाब से ये दो डायग्राम बनाने हैं और चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। हमने फिजिक्स के टीचर निकाल लिए थे, एक ये मान लो ये फिजिक्स का सर्कल है, ये मैथ्स का सर्कल है। फिजिक्स में टोटल कितने थे 12, मैथ्स में टोटल कितने हैं वो भी 12 है। अच्छा ये बीच वाला रीजन इंटरसेक्शन होता है ये वाला, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हमें कितने दिए होते हैं 4। अब मुझे एक चीज बताओ, पूरा सर्कल 12 का है, ये रीजन जो है वो 4 का है, तो यहां पर कितने होंगे 12 माइनस 4 करके निकाल लोगे, पूरे सर्कल 12 का है, ये 4 रीजन है तो ये हटा दो, तो क्या बचेगा यहाँ पे 8। सेम चीज यहाँ भी कर सकते हो, 12 माइनस 4 ये भी कितना आ जाएगा 8। अब तुम्हें पता है जब हमने डिस्कस किया था कि ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट करता है, ओनली फिजिक्स को करेगा या ओनली ए, ये क्या हो जाएगा ओनली बी, या यहाँ पे इस केस में ओनली मैथ्स, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें मतलब फॉर्मूलों से ही करना है, लॉजिकली भी सोच के कर सकते हैं। और ये जो आइडिया सिखा रहा हूँ, जब 3x3 के वेन डायग्राम करेंगे तो वहां पर इन्हीं आइडियाज से क्वेश्चन आसान होते हैं, ये तो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, फॉर श्योर नहीं होंगे। जैसे ही 3 चीज़ों का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन बनेगा ना, वहां पे फॉर्मूले रुक जाते हैं, यही काम आते हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक समझ लेना। और ये मैंने जो बनाया ना पूरा सर्कल, ये फिजिक्स का बनाया, तो इसलिए मैंने 12 यहां लिखता हूं मैं, इसके अंदर 12 मत लिख देना क्योंकि ये पूरा सर्कल 12 का है, ठीक है। तो और यहाँ अंदर लिखने का पॉइंट क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रीजन में कितने हैं, ठीक है। जब मैंने 8 लिखा तो ये खाली ये पर्टिकुलर रीजन था, जब मैंने यहाँ 4 लिखा तो ये वाले रीजन के अंदर 4 है, 8 लिखा तो इस रीजन में खाली 8 है, ठीक है। चल आगे भी वाले क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, अभी तो आई थिंक काफी तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
एक क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, चलो ठीक है। कह रहे 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो इस पर क्रिकेट वाले लोग हैं 24। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले 16 हैं। कह रहा है ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम, मतलब या तो वो क्रिकेट करेगा या फुटबॉल करेगा। अच्छा, टोटल क्रिकेट और फुटबॉल वाले लोग यानी कितने होंगे? 35 ही होने चाहिए, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सी यूनियन एफ, क्रिकेट और फुटबॉल के टोटल लोग 35 होने चाहिए, क्योंकि कोई भी लड़का ऐसा तो है नहीं जो ना क्रिकेट खेल रहा है ना फुटबॉल खेल रहा है। एज पर द क्वेश्चन हो सकता है ऐसा, बट क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि हर बच्चे को इन दोनों में से एक गेम तो पसंद है ही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका टोटल क्रिकेट और फुटबॉल के टोटल स्टूडेंट्स या यूनियन जो हो गया वो 35 होगा। ठीक है, ये नया तरीका था इस चीज को समझाने का यूनियन को। कह रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो सी इंटरसेक्शन एफ मांग रहा है, तो फॉर्मूले से बड़े प्यार से हो जाएगा। चलो पहले फॉर्मूले से कर लेते हैं, सी यूनियन एफ इज इक्वल टू सी प्लस एफ माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन। यूनियन दे रखा है 35, सी है 24, ये है 16 माइनस इंटरसेक्शन एफ 30 40, ये हो जाएगा 5। सी इंटरसेक्शन सॉल्व करके आ गया 5। 5 लोग हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये खेलते हैं। अब वेन डायग्राम से समझो इसको कि वेन डायग्राम से कैसे होता है ये क्वेश्चन। अच्छा, वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी चलो बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, वेन डायग्राम ना वहां बहुत हेल्प करता है जब ना बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछ लेता है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट, ओनली क्रिकेट, या बोलेगा हाउ मेनी लाइक्स टू प्ले क्रिकेट बट नॉट फुटबॉल, ऐसे करके जब क्वेश्चन पूछ लेगा ना तब वेन डायग्राम बहुत हेल्प करता है। ये क्रिकेट के लोग हैं, कितने थे? 24। ये फुटबॉल के हैं टोटल 16। फुटबॉल कम खेलते हैं, क्रिकेट ज्यादा है। अच्छा, इंटरसेक्शन हमने निकाला इसमें 5। अब ये पूरा सर्कल 24 का है क्रिकेट का, इसमें कॉमन रीजन ये वाला 5 है, तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 24 माइनस 5 यानी कि 19, और ऐसे ये 16 माइनस 5 यहाँ पे कितने होंगे? 11। तो ये 19 वो लोग हैं जो ओनली क्रिकेट वाले होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस रीजन से जब बाहर यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा वो ओनली सी वाला होगा। तो ओनली क्रिकेट खेलने वाले लोग कौन से हैं? 19 लोग हैं। ओनली फुटबॉल खेलने वाले 11 है, दोनों खेलने वाले 5 है। टोटल क्रिकेट के 24 है, टोटल फुटबॉल के 16 है। ठीक है, टोटल फुटबॉल में देख रहे हो ना 5 और 11 दोनों आ रहा है ये पूरा सर्कल में, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा ओके। फिर कह रहा है एक सर्वे में 400 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 400 है। ओके, 100 वर टेकिंग एप्पल। ठीक है, एप्पल जूस, ओके एप्पल जूस है, एंड 150 वर टेकिंग ऑरेंज। ठीक है, तो एप्पल जूस वाले लोग हैं 100, ऑरेंज जूस वाले हैं 150, 75 हैं जो दोनों ही पी लेते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ओ, ठीक है, एप्पल ऑरेंज का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है? 75। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। नीदर ए नॉर बी की कंडीशन जैसी नहीं है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी अगेन वेन डायग्राम थोड़ा हेल्प करेगा तुम्हारे। ठीक है, एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को ना पूरा ही बिना वेन डायग्राम के, उसके बिना फॉर्मूले के कर लेते हैं। चलो, ये कौन से हैं? एप्पल, ये ऑरेंज जूस वाले। एप्पल वाले कितने हैं? 100। ऑरेंज जूस वाले कितने हैं? 150। कॉमन है 75। तो अगेन ये वाला रीजन कितना हो जाएगा? फर्स्ट रीजन जो हमारा होता था 100 माइनस 75, क्योंकि पूरा सर्कल 100 का है, ये 75 है, तो यहाँ पे 25 होगा, तभी ये पूरा सर्कल 100 का बनता होगा। सेम चीज पूरा सर्कल 150 का है, ये 75, तो बचा हुआ भी यहाँ पे 75 होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया कि एप और नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। अब ये चीज मैं एक बार पहले दिखा देता हूं। देखो, फोर्थ रीजन था नाइदर ए नॉर बी करके, फोर्थ रीजन यानी इन दोनों यूनियन से बाहर चले जाओ, यानी उन दोनों सर्कल के बाहर वाला रीजन है। अब आओ इधर,
ये चीज मांग रहा है ना, ये फोर्थ रीजन होता था हमारा, ये मांग रहा है फोर्थ रीजन, ठीक है, इसको सर्कल लगा देता हूं, नंबर 4 नहीं है, फोर्थ रीजन मांग रहा है, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, उसने बोला था कि टोटल स्टूडेंट सर्वे के अंदर 400 है, यानी ये बॉक्स जो है ये 400 का है। तो अब ये निकाल सकते हैं इसमें कितने होंगे, 400 में से ये वाला रीजन माइनस कर दें हम, कौन सा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, 400 वाला टोटल बॉक्स है, उसमें से अगर हम ये वाला रीजन हटा दें तो यही बचेगा, फोर्थ रीजन। यानी इसे सॉल्व करने के लिए बिना अगर वेन डायग्राम के सॉल्व करना है तो इसको ऐसे करेंगे, 400 में से 25 प्लस 75 प्लस 75 हटा दो, कितना हो गया, 400 माइनस 150 175, तो कितना होगा 25, 225 आ जाएगा। ओहो बहुत सारे लोग हैं यार, तो बहुत सारे लोग हैं जो पी नहीं रहे, ना एप्पल भी रहे ना ऑरेंज भी ले, ठीक है। तो ये रीजन कितना निकल के आया हमारा सॉल्व करके, 225, और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब करने से इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नाइदर ए नॉर बी, तो तुम्हें बताना चाहिए पहले इसके लिए इसका यूनियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए दे रखा है, ओ दे रखा है, ए यूनियन ओ निकाल लो, ए प्लस ओ माइनस ए इंटरसेक्शन ओ, तो 100 प्लस 150 माइनस 75, ये आ जाएगा 250 माइनस 75, तो ये आ जाएगा 175। और नाइदर ए नॉर बी जो होता है वो ए यूनियन बी का डैश होता है, तो या ए यूनियन इस केस में ओ है ना, तो ए यूनियन ओ का डैश हो गया, तो हमसे जो मांगा गया वो ए यूनियन ओ का डैश है, यानी कि यूनिवर्सल में से ए यूनियन ओ हटा दो, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस कर दो, और जो ये टोटल 400 स्टूडेंट्स है ये यूनिवर्सल सेट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो 400 में से 175 हटा दो। अब ये वही चीज है, बस मैंने यहाँ पर फॉर्मूले के सेंस में लिखी, यहाँ पर हमने डायरेक्ट इस लॉजिक से देख लिया कि ये वाला रीजन कैसे मिलेगा, इस पूरे बॉक्स में से ये वाला रीजन हटा दो, मिल जाएगा। तो अब चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें लॉजिकल सेंस से करना है लॉजिकल सेंस से कर लो, तुम्हें डायग्राम से करना है डायग्राम से कर लो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, आंसर दोनों से सेम आता है। और मैं बता रहा हूँ ना, ये वाली चीज तो जैसे 3x3 शुरू हो जाए, मतलब 3x3 कर रहा हूँ, जैसे ये 3 वाला वेन डायग्राम आएगा, अभी 2 सिचुएशन के लिए आ रहा है ना, एप्पल ऑरेंज, अभी एप्पल ऑरेंज बनाना ऐसे वाला भी आ जाएगा, तब उन केसेस के अंदर तो यही बनेगा डायग्राम, ये सब नहीं होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा डायग्राम बनाई हुआ इस पर, वो डायग्राम तो हमने हेल्प के लिए डाल रखा है। कह रहा है 200 इंडिविजुअल्स हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है कोई, ठीक है, 120 हैव बीन एक्सपोज टू केमिकल 1, तो C1 वाले हैं 120, 50 इज बीन एक्सपोज टू C2 वाले हैं 50, 30 बोथ C1 एंड C2 को एक्सपोज हो चुके हैं, बोथ C1 एंड C2, देखो यहाँ पे फिर वही इंग्लिश हेल्प करेगी तुम्हारी, इंटरसेक्शन दे रहा है वो, C1 एंड C2 मतलब इंटरसेक्शन 30 है। तुमसे क्या मांगा, फाइंड द इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2, अभी आ गया वो A नॉट B जैसा, अगेन वेन डायग्राम पे आओ अपने, जो हमने स्टार्टिंग में समझी थी, A बट नॉट B या ओनली A, ये फर्स्ट रीजन होता था अंदर वाला, या इसे कैसे निकालते थे, A में से A इंटरसेक्शन B माइनस कर दो, ठीक है। तो अगेन फॉर दिस आई विल रिकमेंड कि अब फॉर्मूले से छोड़ दो, अब क्वेश्चन ना सेंसिबली करना शुरू करो। ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये C1 इंटरसेक्शन C2 हो गया, C1 के कितने थे 120 ना, तो एक काम करते हैं बाहर लिखते हैं, नहीं तो ना फिर वही कंफ्यूजन होती है हमेशा। इसको हटाओ, ये C1 वाला सर्कल कितने का 120 का, ये C2 वाला सर्कल कितने का 50 का, अच्छा नहीं हाँ 50 का, और इंटरसेक्शन है 30, पूरा सर्कल 50 का है, ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 20, पूरा सर्कल 120 का है, ये 30 है, तो रिमेनिंग कितना होगा 90। अब ये कौन सा रीजन हो गया, अब रीजन वाइज अगर हम इसे बताऊं तो ये वो रीजन 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये हमारा बाहर 4 होता था, तो ये ओनली
C1 बट नॉट C2, ये एक तरह से ओनली C1 वाला हो गया कंडीशन। ओनली C1 कौन सा होता है? फर्स्ट रीजन, यानी कि इसका हमारे डायग्राम के हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? 90। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर ऐसे आ गया। C2 बट नॉट C1, ये उल्टा हो गया, ओनली C2 पूछ रहा है एक तरह से, यानी कि कौन सा रीजन? थर्ड रीजन होता था ये। थर्ड रीजन क्या है हमारा? आंसर दिख रहा है डायग्राम से 20। क्या सॉल्व करना है इसमें? क्या फॉर्मूले लगाओगे? फॉर्मूले ना एक लिमिट तक हेल्प करेंगे तुम्हारी, अंडरस्टैंडिंग के सेंस में ही करोगे वेन डायग्राम, तभी बढ़िया होता है ये। और ये वेन डायग्राम आज सीख लो, मतलब इसके बाद तो पता नहीं आगे कितने भी तुम्हारे एग्जाम्स है, सब में इसी तरह से, इससे कम लेवल ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक, बट ये लॉजिकल सेंस ऐसे ही करना। ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले ना ज्यादा नहीं चल पाते। अच्छा, C1 और C2, अच्छा और मतलब अब यूनियन मांग रहा है, तो ठीक है अब फॉर्मूला लगा लेते हैं। वैसे तो बिना भी कर सकता हूं मैं उसके, बिना कैसे करेंगे? अगर बिना करना है तो तुम्हें पता है यूनियन क्या होता था, 1 2 3 इस पूरे सर्कल के अंदर वाला रीजन। तो वैसे तो जब डायग्राम बना लिया तो इतनी मेहनत क्या करनी, 90 30 20 इनको ऐड कर दो बेसिकली। ठीक है, तो थर्ड पार्ट को अगर हमें डायरेक्ट करना है तो आई कैन से फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन और मेरा जो थर्ड रीजन है उनको ऐड कर दो, विच इज 90 + 30 + 20, कितना हो गया? 120 140 हो गया। फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं कि फॉर्मूले से आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अगर इसका और दूसरा करके देखें तो फॉर्मूले से कैसे होता? C1 + C2 - C1 इंटरसेक्शन C2। C1 कितना है? 120 + 150 - 30 कितना आ गया? 140 तो आ रहा है। तो लास्ट वाला पार्ट तो देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम यूनियन से कर सकते हो, बट ये दो पार्ट करने के लिए आई विल रिकमेंड कि तुम इससे करो। ठीक है, तो ज्यादा इजी रहेगा। आई होप 2 वाले तो अब थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और डेप्थ इसकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड डे एवरीवन।